आचार्य हमारे जिले के थे, सरियोरिया ब्राह्मण, और बाकी सब दर्शन न कर पाए, बाद में पैदा हुए। हाँ, वो गाना के थे। अब जो कमी रह गई वो रह गई, निर्मला को देख लिया हमने। प्रेमचंद प्रसाद को तो नहीं देखा, लेकिन निर्मला को हमने देख लिया। आपके पास है, कब से आप पढ़ रहे हैं? इसको पढ़ने के अनुभव थोड़े बता दीजिए। अरे वाह 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 वाह, बताता हूँ आपसे। मिडिल स्कूल डीएवी स्कूल बलरामपुर, दर्जा 8 दर्जा 7 में जब मैं था, तो हमारे एक टीचर थे पंडित सुबस जी। तो महापात्र थे, बनारस के पढ़े हुए थे, लंगड़े थे और अविवाहित थे। तो एक दिन वो बैठे बैठे थे, तो बातचीत में बोले कि रामचंद्र शुक्ल, वो उन्होंने रामचंद्र शुक्ल को देखा था, उनसे पढ़ा था। तो कहते थे कि मोती जैसे अक्षर का शब्द डालते हैं, वो क्या लिखते हैं। तो मेरे मन में फिर पढ़ा, मैं शशांक फिर पढ़ा, मैंने अनुवाद कर दिया। ये पूर्व जन्म का संस्कार रहा होगा। मैं ईश्वर को नहीं मानता, लेकिन पूर्व जन्म का संस्कार मानता हूँ मैं, कि शुक्ल जी को पढ़ते ही बड़ा सम्मोहन पैदा होता था मुझे। और जब ये पता चला कि वे बस्ती जिला के हैं और सरवरिया बावन हमारे के हैं, तो ऐसा लगा जैसे कि कोई पूर्वज होंगे। और एक चीज़ शुक्ल जी में और भी बहुत सम्मोहित करती थी मुझे। पूर्विया बावन जो होते हैं, ये बिटिया बैठी है, नहीं तो मुझ शब्द का प्रयोग करता, बिख वचन बोलने में बड़े अव्वल होते हैं। वो गुण भी आचार्य में आलोचना, जिसको मारा तो ऐसा मारा कि वो बैठ ही गए। फिर वो विश्ववचन मार के, वो तो अगर हजारी प्रसाद द्विवेदी न होते तो कबीर तो गए थे साहब, उनको किनारे कर दिया था। और वो मारने का ढंग कि बहुश्रुत अवश्य थे, काम का कुछ नहीं है, लेकिन बहुश्रुत अवश्य थे। कोई व्यवस्था नहीं है। तो जिसकी प्रशंसा थी उसकी कसम, वो तो कविता है। आप लोग कविता पत्र आपके ध्यान से कभी गुजरी कि नहीं गुजरी कविता? गया प्रसाद शुक्ल से नहीं कविता है, उसके लाइन है कि तुलसी के ऋण से ऋण होने के हेतु रामचंद्र शुक्ल बनाए थे। विभक्ति है भाई, वो पूरा नहीं याद है मुझे, लेकिन सनी जी की ये पंक्ति याद है मुझे कि तुलसी के ऋण से ऋण होने के हेतु रामचंद्र शुक्ल बनाए थे। तो बड़ा सम्मोहन है उनमें शुक्ल जी में, जो एक बार पढ़ गया और पढ़ गया। और आप हिंदी साहित्य वही है जो हिंदी साहित्य का इतिहास है, शुक्ल जी का लिखा हुआ। वो देखिए थोड़ा बहुत देखो करिए,
और हमारे गुरुवर आचार्य साहब साहब द्विवेदी, वो भूमिका है, वो थोड़ा बहुत उसमें जोड़ तोड़ है। गुरुवर ने समझ के नाम रखा है किताब का, पंडित जी ने किताब का नाम हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं रखा है। जो मैंने मूर्खतावश रखा है सरल इतिहास, पंडित जी ने नहीं रखा है। पंडित जी ने अपने किताब का रखा है हिंदी साहित्य की भूमिका। इतिहास तो वही है। तो वो जो काम एक बार होता है वो हो जाता है। वो युग लिख रहा था, उतनी कम है। और एक जो इतिहास का विशेषता आप लोगों के ध्यान में है, मैं वाचालता दिखा रहा हूँ लेकिन दिखाऊंगा ज़रूर। अब आपके सामने नहीं दिखा, मिले हो पहले से हम क्या करें। एक काम जो उन्हें कलेजा हिम्मत हार जाएगी सोचते ही कि जितने लोगों का नाम आया है सबकी विशेषताएं हैं, रिपीटिशन कहीं है ही नहीं है। यानी विशेषता माने जो शेष में नहीं है वो विशेष होता है। पद्माकर अलग है, तुलसी अलग है, सूर अलग है, मीरा अलग है। तुलसी का लोक मंगल है, सूर का जीवनोत्सव है, अलग है, पंथ का अलग। ये आचार्य का जो है विशेषता बताना, और सबको लगता है कि ऐसे नहीं लिखा है, पढ़ा है सबको। तो वो काम रामचंद्र शुक्ल का जो इतिहास है वो लगता ही नहीं कि एक आदमी का काम है, लेकिन है वो एक आदमी का काम। तो इस दृष्टि से और एक बात मैं और कहना चाहता हूँ कि दबी ज़बान से कहूँगा, क्योंकि मैं सब जानता नहीं, इसलिए दबी ज़बान से कहूँगा। मैं नहीं जानता, और ये बात मेरे गुरु आचार्य द्विवेदी ने कही है मूलतः, कि और किसी भारत की और किसी भाषा का या और किसी भाषा का ऐसा कोई साहित्यिक इतिहास लिखा गया है कि नहीं, हम नहीं जानते। प्रत्येक अध्याय के शुरू में ही देखिए कैसे सिनॉप्सिस बनाते हैं वो। और एक ही बात, पहले सबसे पहले उस बार जो जिस खंड को आना है सबसे पहले उसकी सामान्य विशेषताएं, फिर उसमें भाषा का विवेचन अवश्य। जिस कवि के बारे में लिखेंगे उसकी भाषा की विशेषता अवश्य, कविता की विशेषता अवश्य। बहुत बड़ा काम है। और अब कोई हिंदी साहित्य का इतिहास दूसरा नहीं लिखा जा सकता, वो लिख दिया गया। उसमें आप हर साल मरम्मत करते रहिए, व्हाइट वॉशिंग कराते रहिए जोड़ तोड़ करते रहिए। ये मैं निराशा की बात नहीं कर रहा हूँ, ये मैं संभावनाओं को मार नहीं रहा हूँ। ये जो है, और जो पूर्वजों का महत्व नहीं जानता, जो प्रकृति नहीं जानता, वो संस्कृत कैसे जानेगा। प्रकृति वो है जो मिलती है, और संस्कृति वो है जिस पर आप कुछ कर लेते हैं। तो वो हिंदी साहित्य का इतिहास जो है वो आधार में है। और हम यही सोचते हैं, पूरा हिंदी साहित्य सोचता है उसे, उसके बारे में कोई कहने वाली कोई जरूरत नहीं है। और हम लोग हर साहित्यकार का जो बना है वही ही बना हुआ है, उसका कुछ थोड़ा बहुत उसमें से कुछ जोड़ तोड़ करके जो लोग करेंगे वो बड़े हो जाएंगे। जैसे दो नाम हैं, कबीर के लिए पंडित जी का नाम है, निराला के लिए रामविलास जी का नाम है रामविलास जी का नाम है। और
ये हिंदी के तीन आचार्य शुक्ल, आचार्य दयापति द्विवेदी और डॉक्टर रामविलास शर्मा, ये तीन मॉन्यूमेंट्स हैं। ये मान लेना चाहिए। अब उसके बाद तुम क्या, जो जो जग जाहिर है उसको क्या करोगे, वो है वो। अच्छा, अब इन तीनों में एक अजीब बात है, व्याकरण के तीनों आलोचक बने हैं व्याकरण के भाषा में विशेषता प्राप्त करने के बाद। ये तीनों जो आलोचक हैं वो भाषा विशेषज्ञ हैं, व्याकरण के आदमी मूलतः रहे हैं, फिर आगे आलोचक बने। आचार्य शुक्ल ने कल्पना कीजिए, शब्द सागर, बाप रे बाप। अब एक शब्द का अर्थ लिखना इतना आसान नहीं होता है, पूरी फिलॉसफी होती है वो। अब है का अर्थ क्या लिखेंगे आप? कमल का तो जलज, जलज का तो कमल लिख देंगे, लेकिन है का अर्थ क्या लिखेंगे, था का अर्थ क्या लिखेंगे? फिलॉसफी करनी पड़ेगी। तो द्विवेदी जी ने तो हिंदी का ऐतिहासिक व्याकरण में काम किया, और डॉक्टर रामविलास शर्मा, भाषा पर जितना काम डॉक्टर रामविलास शर्मा ने किया उतना शायद किसी ने नहीं किया है। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने तो भाषाओं पर बहुत काम किया है। अभी जो ये इंडो आर्यन है, हिंदी पर तो पूरा उनका प्राचीन भारतीय भाषाएं और हाँ, तीनों ने भाषा व्याकरण पर काम किया। ये ऐसे नहीं बन गए हैं लोग तीनों बड़े। और शुक्ल जी का व्यक्तित्व तो चंद्रशेखर जी ने लिख दिया, हमने तो उनको देखा नहीं, लेकिन द्विवेदी जी को देखा। रामविलास जी का भी स्नेह मुझे बहुत मिला। और दूसरे ढंग के आदमी थे। द्विवेदी जी में, रामविलास जी में, दीदी में नहीं पड़ती थी। तो वो हुआ ये था कि बनारस की ही बात है, बेटा तुम लोग बोल तो नहीं हो, मैं बहुत बोल रहा हूँ। हिंदी के विद्यार्थी हैं तो और अच्छा नहीं तो बनारस की बात है, नागरिक प्रणाली सभा की ही बात है। आप पता नहीं छोटे रहे होंगे उम्र में बहुत, मैं जब पढ़ता था वहाँ 1954 तो मैं 80 में पैदा हुआ। तो ये था प्रगतिशील लेखक संघ का, ये साहित्य संघ का उद्घाटन था, तो ठाकुर प्रसाद सिंह ने करवाया था। नामवर जी नए नए सब लोग थे, नामवर जी, केदारनाथ सिंह, शिव प्रसाद सिंह लोग थे, हम भी नए नए आए थे, बैठे थे। और द्विवेदी जी थे, रामविलास शर्मा जी अध्यक्षता कर। प्रगतिशील लेखक संघ के तो महान थे वो तो बड़े, तो वही आए थे देखा। पहली बार मैंने रामविलास जी को देखा, 42 साल के थे और झूम के बोलते थे, आखिर तक वो झूम के ही बोलते। गिर पड़ूंगा नहीं तो एक्टिंग करके बताता। तो पंडित जी की आदत थी, जैसे वो बोलते थे तो मंत्रमुग्ध करते द्विवेदी जी। तो द्विवेदी जी का भाषण मंत्रमुग्ध कर लेते, जहाँ बोलते थे तो छा जाते थे बिल्कुल। ऐसे बोले कि अतीत जो है रूपक मानते थे कि अतीत जो है वो प्राचीन काल में शव साधना होती थी। तो मिथकों को तोड़ते थे पंडित जी ना, कि शव साधना होती थी। तो शव पर बैठ करके आदमी साधना करता था, कुछ दिनों बाद शव का मुंह उलट जाता था, तो फिर वो वर देता था। तो अतीत जो है वो शव है, तो हमें अतीत की इसी साधना करनी है कि वो अतीत पलट करके भविष्य हो जाए। क्या बात है, मंत्रमुग्ध। अब रामविलास जी जब अध्यक्षता करने बोले तो बोले कि पंडित जी बात यह है कि प्राचीन काल के जो साधक थे वो तो शव का मुंह पलट देते थे, अब साधक ही अपना मुंह पलट देते हैं। तो पंडित बाद में बोले थेथर है। रामविलास के बारे में बोले थेथर है,
तो थिएटर शब्द का अर्थ मैं बाद में समझ पाया। थिएटर माने दुराग्रही, जो अपनी किस बात का असर न पड़े जिसके ऊपर। तो रामविलास जी से पूछा तो पंडित जी, जब उनको पता चला कि मैं पंडित जी का भक्त हूँ, तो बोले कि हाँ हाँ मैं जानता हूँ तुम द्विवेदी जी के अगाध श्रद्धालु हो। रामविलास जी के भी था मैं, लेकिन पंडित जी के जब बारे में कुछ कहते तो मैं कहते नहीं आप नहीं जानते हैं। मैं रामविलास जी कहता था कि आप नहीं जानते हैं पंडित जी को, आप ऐसे बोल रहे हैं, पंडित को नहीं जानते आप। क्योंकि रामविलास जी कभी कभी अति करते थे। वो लेफ्टिस्ट वाला हाथ, बेमतलब का रौंद रहे हैं, बेमतलब का। ऐसे ही नहीं हजरत जी को हिंदी ने स्वीकार कर लिया था, ऐसे थोड़े स्वीकार कर लेते हैं वो किसी को। और कमल पंडित जी हिंदूवादी नहीं थे। हिंदी साहित्य की भूमिका का जो प्रथम फ्रेज है, उस फ्रेज में लिखा है 1940 में ही कि कुछ लोगों ने हिंदी साहित्य को ऐसा बना रखा है कि जैसे वो हिंदू साहित्य हो। पहले फ्रेम में है, बड़े थे वो, मैं ऐसे नहीं थे। तो ये बात हुई। तो यही सब है। मैं भूल गया, बात करते करते थक गया। अब काफ़ी तो बोल गया, ठीक, पर्याप्त बोल रहे हैं। पर्याप्त, बहुत मोर देन पर्याप्त हो गया। नहीं